बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 का परिणाम जारी कर दिया गया है। बिहार सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पे बहुत दिनों के बाद, एक लंबे समय अंतराल के बाद जून में ही एग्ज़ाम हुआ था और अब जाकर के अक्टूबर में जाकर के एग्जामिनेशन का रिजल्ट जारी किया गया है। और इस रिजल्ट को जारी करने के बाद आप सभी अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि अब इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग आगे क्या करना है, और बहुत सारे कन्फ्यूजन बहुत सारे विद्यार्थियों को हो रही है कि सर यहाँ पे पास किया गया है या फिर फेल किया गया है, तो वो सारा मामला क्या है। ठीक है, तो आइए उन सभी बिंदुओं को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपका रिजल्ट सिक्योर है या फिर आपका एडमिशन प्राइवेट में होगा या फिर आपको सरकारी कॉलेज मिल पाएगा, उन सारे बिंदुओं पे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पूरे अच्छे से वॉच कीजिएगा पूरे वीडियो को, ताकि आपको एक एक पॉइंट जो है अच्छे से समझ में आ जाए और आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एक रिजल्ट के ऊपर, जो कि डाउनलोड किया गया है वेबसाइट से, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट 2023 स्कोर कार्ड है ये। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हाइड कर दिया गया है। एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो इनको सिक्योरिटी रीजन के तहत जो है हाइड कर दिया गया है। वैसे आप सभी के स्कोर कार्ड में ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। मेन जो यहाँ पर चीज़ें हैं, कैटेगरी आपका यहाँ पर मायने रखता है, किस कैटेगरी में आप हैं और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका रैंक क्या है वो मायने रखता है। सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, रिजल्ट पास और फेल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे पास है, इसका मतलब जो मिनिमम क्राइटेरिया रखी गई थी, पासिंग मार्क्स, जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया था, उसको आपने क्लियर कर लिया है। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर पास लिखा होगा। और अगर आपने न्यूनतम पासिंग मार्क्स नहीं प्राप्त किया है तो आपके स्कोर कार्ड पे फेल लिखा होगा। अब यहाँ पर जो समझने वाली टेक्निकल चीज़ है, अगर यहाँ पर किसी का पास है, ठीक है, अब उसका जो भी रैंक हो, रैंक के ऊपर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं अभी केवल पास और फेल की चर्चा कर रहे हैं, और इसका क्या टेक्निकल वैल्यू है ये आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि अगर कोई अभ्यर्थी है जिसका यहाँ पे पास रिजल्ट दिखा रहा है, उसका रैंक हो सकता है बहुत पीछे हो, चूँकि उसका नंबर कम आया होगा। ठीक है, और ये जो ऑब्टेन्ड स्कोर है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ये जो ऑब्टेन्ड स्कोर आपको दिखा रहा है, ये परसेंटेज में नहीं है। ठीक है, ये आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर आता है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद जो स्कोर आ रहा है वो यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि पॉइंट में बहुत ज़्यादा अंक दिए गए हैं, तो वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बाद ये दिखाया गया है। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि जो रिजल्ट आपका पास और फेल है, इसका जो टेक्निकल वैल्यू है इसके बारे में। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे कि अगर आपके रिजल्ट में पास लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो ऑनलाइन एडमिशन के लिए, ठीक है, अगर मान लिया जाए कि आपका सरकारी कॉलेज में नहीं होता है, लेकिन आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। और अगर मान लिया जाए कि आपका रैंक बहुत पीछे था, आपने देखा कि पास तो है लेकिन रैंक बहुत पीछे है और इसलिए आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो वैसी स्थिति में आपका प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन हो, ठीक है, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, दोनों में क्या डिफरेंस है, केवल और केवल फीस का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ समझने की ज़रूरत है, ये अगर आप चाहते हैं कि डीएलएड कोर्स, डीएलएड की डिग्री आपके पास आ जाए, 2 साल के लिए आपको एडमिशन करवाना है, 2 साल के लिए इसमें पढ़ना है। और जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, अभी हाल के समय में न्यूज़पेपर में ये दिखाया गया है कि 100% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को पहले से ध्यान में रखना है कि आप एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो आपको पूरी तरीके से कॉलेज जाना होगा। ठीक है, 100% मैंडेटरी कर दिया गया है और बहुत सारे अभ्यर्थियों को कॉलेज से नामांकन रद्द कर दिया गया है जिनके 100% अटेंडेंस पूरे नहीं हो रहे थे। ठीक है, ऐसा हाल फिलहाल ही न्यूज़पेपर में आया, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। लेकिन यहाँ पर देखिए,
ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, ठीक है। अभी जितने लोग डीएलएड किए हुए होंगे तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है बीपीएससी के एग्जामिनेशन में, और बहुत सारे जो वैकेंसीज आते हैं शिक्षक नियुक्ति से संबंधित, तो सबसे ज़्यादा सीटें आप देखते होंगे कि पीआरटी में यानी कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए होती है। और प्राथमिक शिक्षकों के लिए अब जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आ चुका है कि केवल और केवल डीएलएड वाले ही भर सकते हैं, तो आने वाले टाइम पे इसी टाइम से शुरू हो गया है कि अब बीएड वाले 1 to 5 में नहीं आएंगे। तो ऐसी स्थिति में 1 to 5 में डीएलएड के कैंडिडेट आराम से यहाँ पर जॉब ले सकते हैं अगर वो कॉन्शियस होकर के अपनी पढ़ाई करते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं। अगर 2 साल अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, आगे सीटेट आपका है, उसके बाद फिर आपके पास एक ओपन अपॉर्चुनिटी है, आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, आप केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब कि आपके पास स्कोप है, इसलिए जॉब ओरिएंटेड कोर्स है ये। तो आपको मेरी यह सलाह रहेगी कि अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो बिल्कुल आएँ, क्योंकि ये अभी सबसे ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, ठीक है। और आने वाले टाइम पे भी इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं, बहुत सारे सीट रिक्त पड़े हुए शिक्षकों के बिहार में, और भारत के केंद्रीय स्तर पर देखें तो वहाँ भी बहुत सारे सीटें रिक्त हैं, इसलिए आपको एडमिशन करवाना चाहिए। तो एडमिशन कराने का टेक्निकल पॉइंट क्या है, ठीक है। अगर आपके पास फीस का मैटर नहीं है, यानी कि अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं, सक्षम हैं कि प्राइवेट कॉलेज से आप एडमिशन करवा करके अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, डीएलएड की डिग्री हासिल कर सकते हैं, और आपका रैंक बहुत ज़्यादा है, बहुत पीछे है, लेकिन आपके रिजल्ट पे यहाँ पे पास लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आप सरकारी नहीं तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। तो वैसी स्थिति में आपको क्या करना है कि आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। रजिस्ट्रेशन में आप 2-4 जो है सरकारी कॉलेज के भी नाम को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और 2-4 प्राइवेट कॉलेज के नाम को भी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर आपका नाम आ जाता है वहाँ पे आप एडमिशन करा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए दूसरी बात, अब यहाँ पर ऑब्टेन्ड स्कोर की चर्चा करेंगे, ठीक है। ऑब्टेन्ड स्कोर यहाँ पर देखिए 79.2698 है, ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद जो रिज़ल्ट बना है वो है, और यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। पहला देखिए क्या लिखा, दिस स्कोर कार्ड इज़ फॉर यूज इन एडमिशन इन सेशन 2023-25 in NCTE recognized and BSEB affiliated institutions of बिहार only, यानी कि जो बिहार में NCTE से मान्यता प्राप्त डीएलएड की संस्थाएं हैं, ठीक है, NCTE से मान्यता प्राप्त और BSEB से एफिलिएटेड, दोनों ही स्थिति में जो भी प्राइवेट या सरकारी दोनों में आप एडमिशन करवा सकते हैं सत्र 2023-25 के लिए इस स्कोर कार्ड के बदौलत, ठीक है। अब दूसरा है क्या, द एडमिशन ऑफ ए स्टूडेंट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेन्ड स्कोर विद पास रिजल्ट ओनली, यानी कि जो भी कैंडिडेट पास हो गए हैं, है ना, जिनके रिजल्ट पे पास लिखा हुआ है वही एडमिशन की प्रोसेस में आगे आ सकते हैं। एंड चॉइस प्रेफरेंस थ्रू OFSS पोर्टल ऑफ BSEB, बहुत जल्द ही OFSS के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, काउंसलिंग होगा और आपका एडमिशन आगे किया जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, कैंडिडेट पार्टिकुलर्स हैव बीन इंडिकेटेड एज मेंशन्ड बाय हर और हिम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म व्हिच इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन बाय द एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन। अपने जो भी दस्तावेज वहाँ पर प्रस्तुत किए हैं आवेदन भरते समय, एडमिशन के समय उसका जो है वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन होगा, और तभी आपका एडमिशन वहाँ पर लिया जाएगा। कैंडिडेट फाउंड सबमिटिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और टैम्परिंग विद दिस स्कोर कार्ड एट एनी स्टेज will be considered as using unfair practices. BSEB will cancel the candidature and take legal action as per applicable laws in such cases. अगर कोई अभ्यर्थी जानबूझ करके स्कोर कार्ड से छेड़छाड़ करता है या कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है विभाग को, तो उसके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई वगैरह की जाएगी, वो सारी चीज़ें जो है। अगला है कि कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट इज शोन एज पर डिटेल्स सबमिटेड बाय हर और हिम इन ऑनलाइन फॉर्म। जो भी कैटेगरी यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है आपके स्कोर कार्ड पे,
ये वही कैटेगरी है जिसे आपने खुद सिलेक्ट किया था ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, ठीक है। तो इस जो भी कैटेगरी आपने यहाँ पर दिखाया है उससे संबंधित आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मान लिया कि आपने EWS दिखाया है तो आपके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर किसी ने EBC का दिखाया है, ठीक है, तो उसके पास पिछड़ा वर्ग का, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र होना चाहिए। BC दिखाया तो फिर पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसी प्रकार से, ठीक है। द ऑब्टेन्ड स्कोर ऑफ कैंडिडेट इज द स्कोर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि जो स्कोर आपको यहाँ पर दिखाया गया है यह नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद का जो स्कोर है वो है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर समझ लीजिए। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आगे समझते हैं कि जो प्राइवेट कॉलेजेस में सीट है, सरकारी कॉलेज में सीट है, और जो रिजर्वेशन कोटा के अकॉर्डिंग आगे आपको सीटों की संख्या कितनी कितनी रहेगी, आइए उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सत्र 2022-24 के लिए, पिछले सत्र के लिए संबद्धता प्रदत्त सरकारी एवं निजी DLED संस्थानों की सूची जो जारी की गई थी वो भी हमारे पास है। इस वर्ष अभी तक सूची जारी नहीं की गई है। अगर इस वर्ष दूसरी सूची जारी की जाती है तो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब अगर दूसरी सूची जारी की जाती है तो हो सकता है कि उसमें कोई प्राइवेट कॉलेज में थोड़ी बहुत फेरबदल हो, और जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं उनमें कोई फेरबदल होने की संभावना नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो सरकारी है तो उसमें तो जो सीटें हैं वो वहाँ पर निश्चित रहती हैं और सरकारी कॉलेज की मान्यता बरकरार रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजों की मान्यता को समय के अनुसार 5-5 साल पर रिन्यू करवाना पड़ता है, तो हो सकता है उसमें कुछ फेरबदल हो। लेकिन मान करके चलेंगे कि यही सारे कॉलेजेस आपको देखने को मिलेंगे 23-25 के नामांकन के लिए भी, ठीक है। तो वो सारा नोटिफिकेशन जैसे ही आ जाता है BSEB के वेबसाइट पे तो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस सूची को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसमें देख सकते हैं। और जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है ग्रीन कलर से, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कुछ सरकारी कॉलेज यहाँ पे इस लिस्ट में आपको दिख रहा है, वो सारा आपको ग्रीन कलर से हाईलाइटेड कर दिया गया है। तो इससे आपको ढूंढने में आसानी होगी कि कौन सरकारी है और कौन गैर सरकारी है, ठीक है। और ज़िला के अकॉर्डिंग ये लिस्ट है, तो बहुत ही आसानी से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इसमें देखिए टोटल की बात हम करेंगे, यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस हैं चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सारे कॉलेजों की सूची यहाँ पर दी गई है ना। तो यहाँ पर देखिए टोटल सीट 30,700 है, ठीक है। 30,700 सीटें हैं, और इनमें से मैंने टोटल सरकारी और गैर सरकारी को जब अलग किया तो क्या आंकड़ा निकल कर के आया, इसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए टोटल सीट्स इन गवर्नमेंट कॉलेजेस 9,150 है, ठीक है। 9,150 सीट जो है वो आपके गवर्नमेंट कॉलेज में है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब 9,150 सीट के अकॉर्डिंग जो आपका कट ऑफ है रिजर्वेशन का, जो कुछ मामला बनता है उसके अकॉर्डिंग सीटों का हिसाब किताब किया जाएगा। और प्राइवेट कॉलेजों के लिए कितनी सीटें बच जाएंगी, तो 30,700 में 9,150 माइनस कर दीजिए, बच जाता है 21,550 सीटें, ठीक है। तो सरकारी की अपेक्षा प्राइवेट कॉलेजों की सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मैंने शुरू में भी बताया था आप लोगों को कि दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क केवल फीस को लेकर के है, ठीक है। केवल और केवल फीस को लेकर के डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। आपको मान्यता जो बिहार सरकार के सरकारी कॉलेजों के द्वारा मिलेगी, वही मान्यता डिग्री की जो मान्यता रहेगी वो सेम रहेगी, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। चाहे आप प्राइवेट से कीजिए या फिर सरकारी से कीजिए, DLED की डिग्री जो है वो दोनों की वैलिड है और दोनों की डिग्री की मान्यता बराबर है, एक समान है, क्योंकि दोनों ही NCTE से मान्यता प्राप्त है, BSEB से एफिलिएटेड है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फीस में डिफरेंस आ जाता है, क्यों आ जाता है, क्योंकि देखिए सरकारी कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो हाँ आपको दोनों साल मिलाकर के 20,000 रुपये के लगभग फ़ी लगता है, ठीक है। 20,000 रुपये अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी के आते हैं
और वहीं अगर आप PH कैटेगरी के हैं, SC ST कैटेगरी के हैं तो फिर आपको 15,000 रुपये के आसपास एडमिशन फ़ी दोनों साल का मिला करके पड़ता है। इसके अलावा एग्ज़ाम वगैरह का खर्च 2-4 हज़ार उसमें अलग आप मान के चलिए। तो कहने का मतलब है कि सरकारी कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होता है तो आप सस्ते में इसको निपटा लीजिएगा, लेकिन अगर आपका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में होता है तो फिर प्राइवेट कॉलेज का भी क्राइटेरिया चल रहा है 1,20,000 के आसपास वो डिमांड करते हैं फीस की, ठीक है। तो 1,20,000 दोनों साल मिला करके वो आपका लेते हैं, और उसके अलावा एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह का चार्ज जो है वो अलग से लग जाता है। तो ये सारा मामला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए शीट्स अकॉर्डिंग रिजर्वेशन कोटा, इसे मैंने तैयार किया है और इसको इस तरह से समझेंगे कि जो भी कैटेगरी वाइज कैंडिडेटों की संख्या होगी तो रिजर्वेशन कोटा जो मिलता है, जैसे कि SC को 16% रिजर्वेशन कोटा मिलता है, ठीक है। टोटल सीट हमारे पास सरकारी कॉलेज का ये है तो 9,150 सरकारी कॉलेजों की सीट हैं। इनमें से SC को अगर 16% रिजर्वेशन कोटा दिया जा रहा है तो उसमें से इनके लिए गवर्नमेंट कॉलेजों में टोटल सीट जो है 1464 हो जाएंगी। और रैंकिंग को अगर हम इसको मान करके चले कि जो सीटों की संख्या है उसके 4 गुना, उसको 4 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 4 गुना करने के बाद जो सीटों की संख्या आती है उसको मान करके चलते कि अगर आपका इतने के अंदर है तो आपका फिर एडमिशन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट एडमिशन नहीं लेते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो लंबे समय से रिजल्ट का वेट कर रहे थे, हो सकता है कि उन्होंने दूसरे कोर्स में एडमिशन करवा लिया होगा। बहुत सारे कैंडिडेट ITI में चले जाते हैं, कुछ पॉलिटेक्निक में चले जाते हैं, कुछ पैरामेडिकल में चले जाते हैं, कुछ ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा लेते हैं। तो वैसी स्थिति में सीटों की संख्या जो है वो यहाँ पे घट जाती है। उनका रिजल्ट तो हो जाएगा, लेकिन चूंकि उन्होंने पहले ही किसी अन्य कोर्स में एडमिशन करवा लिया तो वैसे लोग जो है DLED में आएंगे नहीं, ठीक है। तो इसको इसीलिए 4 से गुना करके मान के चलते हैं कि 4 गुना सीटों की संख्या को लेकर के रैंकिंग जो आपकी बनती है, उस रैंकिंग के अंतर्गत अगर आपकी रैंकिंग आ रही है, ठीक है, कैटेगरी वाइज, ये आपका क्या है, कैटेगरी वाइज है, ठीक है। जैसे कि SC के अगर 5,856 की रैंकिंग अगर आ रही है आपकी कैटेगरी वाइज, तो मान करके चलिए कि आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। कंफर्म नहीं है, ये 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन आपके एडमिशन के चांसेस हैं। उसके बाद अगर आपकी रैंकिंग ST कैटेगरी में 368 तक है तो फिर आपकी जो एडमिशन है वो सरकारी कॉलेज में हो सकती है, ठीक है। इसको सरकारी कॉलेज के अकॉर्डिंग बनाया गया है, ऐसा नहीं कि ओवरऑल अगर आप बनाते हैं तो फिर 30,700 के अकॉर्डिंग चलना होगा, ठीक है। ये मैंने सरकारी कॉलेजों के लिए केवल बनाया है, क्योंकि स्टूडेंट्स की मेन क्वेरी क्या होती है कि सर क्या मेरा एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको अपने रैंकिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखना है, मार्क्स को छोड़ दीजिए, आपको रैंकिंग देखना है, रैंकिंग के अकॉर्डिंग आप चलिए, ठीक है, मार्क्स को छोड़ दीजिए आप। अब यहाँ पर देखिए OBC, तो OBC के लिए है 4,392 के अंदर अगर आपका रैंकिंग है BC कैटेगरी में, ठीक है, तो फिर आपके एडमिशन के चांसेस बन रहे हैं। EBC के लिए 6,588 है रैंकिंग। WBC यानी कि जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उन्हें 3% का आरक्षण दिया जाता है, तो 1,096 है। EWS कोटा के लिए 3,660 है और अनारक्षित श्रेणी में 14,640, ठीक है। तो जो ओवरऑल आपका रैंकिंग रहता है 14,640 के अंदर अगर आपका आ रहा है तो ये मान करके चलिए कि आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखें, आपने देखा होगा कि रैंकिंग जो है वो 2 तरह की होती है, ठीक है। एक बार फिर से यहाँ पर मैं उस रिजल्ट को दिखाना चाहूँगा इस पॉइंट को समझाने के लिए। यहाँ पर देखिए ओवरऑल रैंक और एक है कैटेगरी रैंक। कैटेगरी रैंक का वही मतलब हुआ कि आप किस कैटेगरी में हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंकिंग कहाँ बन रही है, और ओवरऑल रैंक का मतलब हो गया कि यू आर कैटेगरी में, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर इनका देख रहे हैं 2,456 ओवरऑल है ना, यानी कि इनका UR श्रेणी से भी एडमिशन हो सकता है, और कैटेगरी रैंक 1,000 है, तो यहाँ भी इनका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है, ठीक। अब आगे कुछ और बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। उम्मीद है कि कैटेगरी वाइज जो है रैंकिंग आपको समझ में आ गई होगी। वहीं देखिए रिजर्वेशन फॉर जो है PH कैटेगरी के कैंडिडेट जो होंगे, यानी कि जो दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थी होंगे, उनके लिए 5% जो है आरक्षण दिया जाता है, ठीक है।
तो 5% के अकॉर्डिंग इसी में से 1464 में से 73 सीट जो है वो उनके लिए हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप गुना कर लीजिए, पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 3 से या 4 से गुना करिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सीटों की जो रैंकिंग है वो आपका बनेगा, ठीक। इसके बाद देखिए आगे आपको क्या करना है, अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए। अगर आपके रिजल्ट के ऊपर पास लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि एडमिशन करवाएं डीएलएड में, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर आप समझिए। सबसे पहली चीज़ कि आप नाउ प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स। अब आप अपना डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, एडमिशन के लिए, ठीक है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इस चीज़ को भी समझ लीजिए। तो आपका देखिए 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। उसी प्रकार से आपके लिए 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 10th और 12th। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है उसको भी लगाइए, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपको बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड कर रहे हैं और डीएलएड करने के बाद या डीएलएड के दौरान ही आप सीटेट के पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड दोनों में बैठ सकते हैं। दोनों पेपर को अगर आप क्लियर कर लेते हो तो फिर आगामी बीपीएससी के शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1 to 5 में भी आप अपीयर हो सकते हैं, 6 to 8 में भी अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया आपके लिए लागू हो जाएगी। इसके अलावा 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन अगर आप हैं तो आप लगाइएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है। 12th के बेसिस पे इसमें एडमिशन होता है। और अगर किसी स्टूडेंट का 12th का मार्कशीट अभी तक नहीं आया होगा तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ गया होगा, मार्कशीट के साथ ही आ जाता है प्रोविजनल, तो उसको लगा देना, उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपके लिए CLC ज़रूरी है, ठीक है। महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ये ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जो ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा लिए होंगे और वो चाहते होंगे कि हम डीएलएड में एडमिशन करवा लें। तो अगर आपने रेगुलर कोर्स में, रेगुलर मोड में ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाया है तो फिर वहाँ से आपको नाम कटवा करके वहाँ का CLC ला करके यहाँ देना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए, उसके बाद जो है आपका जाति से संबंधित है, ठीक है। आरक्षण का दावा अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा, जो भी जाति से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप EWS का दावा करते हैं तो EWS का सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी के विद्यार्थी हैं तो आपको दिव्यांगता का सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देनी होंगी। इसके अलावा आपको जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसका भी प्रिंट आउट निकलवा करके रखना है, उसको आपको सबमिट करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन हो जाएगा। काउंसलिंग आपकी तभी होगी जब आप रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करवाना है, इसके लिए डेट निर्धारित किया जाएगा। तो जैसे ही डेट निर्धारित की जाएगी उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। तो आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये ज़रूर करवा लीजिएगा, क्योंकि अगर आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो फिर आपको आगे एडमिशन लेने का जो मौका रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आप कहीं भी एडमिशन नहीं ले पाइएगा, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। उम्मीद है कि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास रहेगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।